आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। जैसा कल प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी प्रखरता से मुद्दा उठाया था कि जो बिहार में अपने आप को समाजवादी बताते हैं, उनका असली चेहरा अगर कुछ है तो वो नमाजवादी है। ये नमाजवादी बाबा साहब का संविधान नहीं चाहते हैं। ये नमाजवादी बाबा साहब के संविधान का सम्मान भी नहीं करते हैं। इनको तो चाहिए केवल शरिया कानून, इनको चाहिए हलाला। इनकी समझ है कि केवल एक धर्म विशेष का सशक्तिकरण होगा और जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि दलित, महिला, पिछड़ा समाज, इसका सशक्तिकरण हो, इसका नाश करने के लिए कोई आगे आ रहा है तो यह कहना गलत नहीं होगा वो आरजेडी और तेजस्वी यादव हैं। तो मैं इस मंच से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप शरिया 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 करो और भारतीय जनता पार्टी संविधान 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 की बात करेगी। यह बड़े दुख की बात है जिस तरह से कल 9वीं फेल पूर्व उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भारत की संसद में पारित कानून वक्फ संशोधन को कूड़ेदान में डाल देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये बड़े सवाल हैं। नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? कभी उसकी मूल भावना को चरितार्थ किया है? जो कानून संसद में पारित हुआ, माननीय राष्ट्रपति जी ने उसे स्वीकृति दी, वो कैसे कोई प्रदेश में, वैसे तो आप अगले 50 साल बिहार में सत्ता में आने वाले नहीं हैं, लेकिन क्या कोई प्रदेश की सरकार केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है, हम सब जानते हैं ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश के लिए इस मामले को ऑर्डर के लिए रिजर्व किया हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, दूसरा सवाल, तेजस्वी यादव जी, इतना अराजक रवैया आपका क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना क्यों कर रहे हैं? जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अभी आया नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि यह कानून असंवैधानिक है? क्या यह पूछा नहीं जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर 9वीं फेल तेजस्वी यादव हो गए और यह कहना गलत नहीं होगा। जंगल राज कैसा होता है? जंगल राज बिल्कुल लालू और तेजस्वी जैसा होता है।
जंगल राज का पहला नियम है, संविधान और कानून की धज्जियां उधेड़ दी जाती हैं। बाबा साहब का संविधान तार तार किया जाता है और वही काम विपक्ष में रह के तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और यह स्पष्ट हो गया है कि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आरजेडी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के मन में क्या है? सांप्रदायिक राजनीति करेंगे। जैसा मैंने कहा, हम संविधान 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 कहेंगे, वो शरिया 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 कहेंगे। ध्रुवीकरण करो, हिंदू मुस्लिम करो, सांप्रदायिकता के बीज बो दो। सांप्रदायिक दंगे चाहते हैं ये लोग। मैं सवाल पूछता हूं तीसरा, क्या तेजस्वी यादव ऐसे मंच पे थे जहां पे सरकार से सवाल पूछे जा रहे हो, रोजगार पे, विकास पे, कानून व्यवस्था पे? नहीं, तेजस्वी यादव ऐसे मंच पे थे जहां बात हो रही थी शरिया कानून लागू करने की, जहां हमारे संविधान के तहत एक कानून पारित हुआ और उसको कूड़ेदान में डालने की बात हो रही थी। तो एक बात जान लीजिए तेजस्वी यादव, बिहार की जनता, भारत की जनता यह सुनिश्चित करेगी कि जो बाबा साहब का संविधान और हमारे संसद के पारित कानून को कूड़ेदान में डालने की बात कर रहे हैं, उनकी सांप्रदायिक राजनीति को कूड़ेदान में डाल दिया जाए, यह सुनिश्चित होगा। एक सवाल जो कल से लाखों लोग पूछ रहे हैं, भारत के लोकतंत्र में किसी की हिम्मत कैसे होती है कि वो संविधान को तार तार करके शरिया की बात मंच से करे? तो हमने भी थोड़ी रिसर्च करी, समझ में आया ये जो घमंडिया कहें, महाठगबंधन कहें, इनकी सोच ही संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, बाबा साहब अंबेडकर विरोधी। और ये तस्वीर एक आई, ये कुछ दिन पहले की ही है। हमारे लिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी पूजनीय हैं, जिन्होंने भारत को संविधान दिया, जिन्होंने पिछड़े शोषित वर्ग के सशक्तिकरण का मार्ग खोला। उनकी तस्वीर लालू प्रसाद यादव जी के पैरों के सामने रखी है और लालू प्रसाद यादव ने चू नहीं करी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा मत करो। हमारे लिए अंबेडकर जी पूजनीय हैं। और क्या आज तक लालू प्रसाद यादव जी ने, तेजस्वी जी ने इस दुष्कर्म के लिए, इस कृत्य के लिए माफी मांगी है? उत्तर है नहीं। यही स्पष्ट करता है कि महाठगबंधन, घमंडिया की सोच संविधान विरोधी है और इनका केवल एक मकसद है, शरिया कानून को लागू करना।
और देखिए, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान भी और उससे पहले भी एक तस्वीर और है। ये जंगल राज आरजेडी के साथी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हैं। वो बैठे हैं आराम से ठाट से कुर्सी पर। नीचे तस्वीर है बाबा साहब अंबेडकर जी की। यह केवल एक मामला नहीं था, ऐसी तमाम तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें पूरी कहानी बयां करती हैं। कहानी एक प्रयास की जिसमें यह भारत को एक इस्लामिक मुल्क बनाने का प्रयास करना चाहते हैं। इनकी सोच इतनी जहरीली है कि ये शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। ये नमाजवादी लोग, इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको एक और तथ्य बता दूं, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को सभी घमंडिया के घटक दलों ने स्वीकारा था। आप याद करिए उसमें क्या लिखा था। उसकी रूपरेखा भी बिल्कुल ऐसी ही थी। शरिया कानून को लागू करेंगे, पर्सनल लॉज लागू होंगे, आरक्षण धार्मिक आधार पर दिया जाएगा जो गैर संवैधानिक है। मैं आपको प्रश्न बता सकता हूं, लेकिन केवल इतना ही कहूंगा, ये जो जहरीली सोच है इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के सभी घटक दल, जेडीयू अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन इनके जहरीले मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। और इसी के साथ जब बिहार की जनता तेजस्वी यादव को यह नहीं कहती कि वो समाजवादी नेता प्रतिपक्ष है, बल्कि वो कहती है कि ये नमाजवादी शरिया प्रेमी है, और वो भी 9वीं फेल। इसकी वजह है, क्या तेजस्वी यादव को यह नहीं चाहिए कि वो और किसी के बयान सुने ना सुने, जनता के मन की आवाज को पहचाने या ना पहचाने, लेकिन आरजेडी के सर्वोच्च नेता अपने पिताजी चारा घोटाले में दोष सिद्ध लालू प्रसाद यादव जी का वक्तव्य तो सुने। लालू प्रसाद यादव जी ने संसद के पटल पर 7 मई 2010 को क्या कहा था, ये उनके शब्द हैं, शब्दशाह आपके समक्ष रख रहा हूं। वक्फ बोर्ड ने सरकार और आम लोगों दोनों की जमीन हड़प ली है। इस पर नियंत्रण के लिए सख्त कानून की जरूरत है। भूमाफियाओं का अड्डा है वक्फ बोर्ड, ये लालू प्रसाद यादव जी कह रहे थे भाई। अब आप मुझे बताइए, लालू प्रसाद यादव जी स्वयं मानते थे वक्फ बोर्ड भूमाफियाओं का अड्डा है। वक्फ कानून में संशोधन किए गए, सुनिश्चित किया गया कि मुसलमान जो बोहरा समाज से आते हैं, आगा खानी हैं, उनका भी सशक्तिकरण हो, महिला सशक्तिकरण हो, पारदर्शिता बढ़े, एक समानता आए। तो इस पे अगर तेजस्वी यादव भड़काऊ
सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं, इसका केवल एक ही मकसद है, और वो मकसद है समाज को बांटना। अगर आज हमारी सरकार बिहार में विकास की बात करती है तो ये शरिया कानून की बात करते हैं। अगर हम बताते हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो ये कहते हैं कि नहीं, बहु विवाह महिला सशक्तिकरण का रास्ता है। ये कहते हैं हलाला ठीक है, आरक्षण होगा तो धर्म के आधार पे होगा। दलितों का, पिछड़े समाज से जो भाई बहन आते हैं उनका हक छीन कर, जैसे कर्नाटका में किया, हम केवल मुसलमानों को दे देंगे। ये सवाल संवैधानिक है, सुचिता के हैं, और यह बिल्कुल पूछा जाएगा। क्या आज जो विपक्ष है बिहार में, तेजस्वी यादव है, यह मुद्दा विहीन है? क्या इनके पास सरकार से पूछने के लिए कोई सवाल ही नहीं है कि ये केवल शरिया और शरिया की बात कर रहे हैं? मैं बस इतना ही कहूंगा, जंगल राज को बिहार की जनता, देश की जनता देख चुकी है और नकार चुकी है। और ये जो लड़ाई है संविधान को बचाने की, आगे बढ़ाने की, जंगल राज को नेस्त नाबूद कर देने की, ये लड़ाई पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लड़ रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवालों के लिए हम फ्लोर को ओपन करेंगे। प्रज्ञा जी। प्रज्ञा जी, आई टेक दैट क्वेश्चन, बट आज की पीसी पे अगर कोई प्रश्न हो तो पहले वो लेना चाहूंगा, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। इससे पहले भी कुछ ऐसे जब कानून पारित हुए तो हमने देखा था कि प्रदर्शन हुआ था, सीए पर फैलाने की कोशिश की गई थी। इंडिया गठबंधन के जितने भी और साथी हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, वो भी अलग अलग राज्यों में देखे तो कुछ नेता बयान देते हैं, जो फैसला था तेजस्वी गठबंधन भी है। तो क्या कहना है, सारे इंडिया गठबंधन के लोग एक कानून जो संसद से पारित हुआ उस कानून के खिलाफ में? देखिए, आभार आपका, आपने ये प्रश्न पूछा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एक विकास का मॉडल है एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का, दूसरी तरफ जंगल राज और अराजकता का मॉडल है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे घमंडिया हो। और अगर संसद में पारित कानून कोई प्रदेश की सरकार कहे कि हम लागू नहीं करेंगे, तो क्या यह संविधान का सम्मान है? तेजस्वी यादव जी संविधान की शपथ लेते हैं कि मैं संविधान की जो मूल भावना है उसकी रक्षा करूंगा, और उनकी हिम्मत कैसे पड़ती है, वो कहते हैं जो कानून संविधान के तहत पारित हुआ, जो अभी लागू है, जिस पे सर्वोच्च न्यायालय ने भी रोक नहीं लगाई है, उसको कूड़ेदान में डाल देंगे। और ये अराजकता का मॉडल, अगर मैं एक और उदाहरण दूं, अब याद करिए, इसी तरह से सीए लागू हो गया। ममता बनर्जी ने कहा था सीए हम लागू नहीं करेंगे और देश में गृह युद्ध हो जाएगा। आप सोचिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे वो टीएमसी हो, तमाम विपक्षी दल ऐसे हैं, ये संविधान को तार-तार करते हैं
और तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए केवल अपने वोट बैंक को साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई और क्वेश्चन, कोई और सवाल? ऐश्वर्या जी। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा। तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, बिल्कुल थरथर कांप रहे हैं। इनको जो जमीनी फीडबैक आ रहा है, ये जान गए हैं कि बिहार में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। इसीलिए सबसे पहले इन्होंने प्रयास किया है कि मुसलमानों का जो वोट है, जिनको ये अपना वोट बैंक मानते हैं, उसको जोड़ लिया जाए, चाहे समाज टूट जाए, चाहे सांप्रदायिक दंगे हों, चाहे सौहार्द बिगड़े, लेकिन एक बात स्पष्ट है, एक नया कीर्तिमान बनेगा। बिहार में पुनः बीजेपी और एनडीए की सरकार बनेगी। और जैसा मैंने कहा, नमाजवादी शरिया प्रेमी तेजस्वी यादव कोई बयान दे ले, कितना भी तुष्टीकरण कर ले, कमल ही खिलेगा, एनडीए की सरकार ही बनेगी बिहार में। तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं कि युवाओं से अपील कर रहे हैं कि हमें भी 20 महीने दीजिए, 20 साल आपने एनडीए को दिए हैं, आपकी जवानी बर्बाद ना हो, युवाओं को मौका मिले, इसलिए हमें मौका दीजिए। तो बिहार में तो चुनावी बिगुल बच चुका है, आप क्या कहेंगे? देखिए, नौवीं फेल तेजस्वी यादव को केवल अपनी याददाश्त को तरोताजा कर देना चाहिए। वो 20 महीने मांग रहे हैं। बिहार की जनता ने लालू प्रसाद यादव जी को, राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बना के 1 दशक से ज्यादा दिया, लेकिन हुआ क्या? अपहरण को उद्योग बना दिया गया। इंसान की जान की कीमत नहीं रही। यादव परिवार के घर की शादी होती थी तो कार के शोरूम लूट लिए जाते थे। चारा घोटाला हुआ, जमीन दो, नौकरी लो। किन युवाओं की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव? और सबसे बड़ा सवाल है, आज तक जो यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दे पाया हो, जिसको अवसर दिया जनता ने, कोई मुख्यमंत्री यादव परिवार के बाहर का नहीं बनाया इन्होंने। ये युवाओं की बात करेंगे, ये सच्चाई है। चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, सब के सब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने बिहार को बदलते देखा है, बिहार को विकास के रास्ते पे चलते देखा है, और वो चाहते हैं इसी तरह से बिहार का भविष्य उज्जवल रहे और बिहार आगे बढ़ता रहे। संजय जी। सबसे पहले तो देश का प्रधानमंत्री अपने देश में विभिन्न प्रदेशों में बिहार नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? हां, यह जरूर है, शरिया वाले पाकिस्तान जाना चाहें तो जा सकते हैं,
ये कैसी आपत्ति है भाई? और मैं इतना ही कहूंगा, जहां नौकरी की बात आती है तो चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे बिहार में प्रदेश की सरकार हो, नौकरी देने का कीर्तिमान बना तो वो हमारी सरकारों के समय में बना। कोई नहीं भूला है किस तरह से युवाओं के पास नौकरी नहीं थी जब आरजेडी की सरकार थी, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। और अभी हमने देखा किस तरह से बिहार में भी युवाओं को नौकरी मिली। वो आंकड़े स्पष्ट कर देंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार आगे बढ़ा है वो किसी से छुपा नहीं है। अगर कोई बेरोजगार है तो वो 9वीं फेल तेजस्वी यादव है। अगर वो अपनी सोच को निखारते, पढ़ते लिखते, तो शायद आज उनके पास भी नौकरी जरूर होती। समझदारी वाली बात आपने खुद ही करी है। मैं एक बात कहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा। जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने, संविधान निर्माताओं ने हमें यह संविधान दिया, तो हमसे यह उम्मीद करिए जो भी फैसला सरकार लेगी, कोई नेता लेगा, चाहे विपक्ष में ही क्यों ना हो, वो संविधान संगत होगा। अगर आपके वक्तव्य भड़काऊ और जो गैर संवैधानिक कृत्य हैं उसको बढ़ावा देते हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा ऐसे किसी नेता की, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो और नमाजवादी हो, उनकी जगह भारत में नहीं है। कान खोल के सुन ले, भारत संविधान से चलेगा, शरिया कानून से नहीं चलेगा। हिमांशु जी। देखिए, यह सवाल आपको नमाजवादी तेजस्वी यादव 9वीं फेल से पूछना चाहिए। उनकी चुनाव की क्या रूपरेखा है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं एक बात जरूर याद दिलाना चाहूंगा, इससे पहले जब चुनाव आए थे तो यही तेजस्वी यादव थे, उन्होंने अपने 5 बार दोष सिद्ध चारा घोटाले के जो आरोपी रहे, फिर दोष सिद्ध हुए, उनका चेहरा पोस्टर से गायब करा दिया था। और इसकी वजह यह है, चाहे तेजस्वी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे आरजेडी हो, यह पर्याय है गुंडा राज का, यह पर्याय है शरिया कानून का। और बिहार की जनता विकास देख रही है, विकास मांग रही है। उनको शरिया कानून नहीं चाहिए, इसलिए लालटेन की बत्ती गुल है। और कहना गलत नहीं होगा, लालटेन का समय बहुत पहले समाप्त हो चुका था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक से Congress saying that they will dismantle RSS. They are also saying that it was a mistake by Congress to remove ban on RSS. And there is an allergy in RSS about things like equality, about socialism and secularism. I just want to make a statement that when it comes to patriotism, ensuring well-being of our nation Bharat, and advancing the ethos of the Constitution, the RSS has always ensured that through their selfless service,
our country progresses. And Congress is into oblivion now. It is not even a pygmy in front of the ideology of the RSS. अगर मैं ये कहूं, जो आरएसएस की विचारधारा है, जो आरएसएस की विशालता है, जो आरएसएस ने देश के प्रति समर्पण अपने कृत्यों से दिखाया है, उसके सामने कांग्रेस पार्टी पैरों की धूल नहीं है। और ये कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट दिखाता है और कुछ नहीं। बहुत लास्ट क्वेश्चन। There are two traits of the Congress. One, the Congress is imploding under the weight of the contradiction and the sycophancy that prevails in the Congress. The president of the Congress party, Shri Mallikarjun Kharge ji, himself is not aware that he is the president of the Congress party. And he says that I will take directions from the high command, thus reiterating that he is nothing but a dummy president. He is a remote controlled president and he does not have the capability and the capacity to take decisions for the Congress. And second, C for Congress, C for confused. They are forever confused. One man says something, the other one says something. A rudderless ship that has to sink like the Titanic. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। कांग्रेस पार्टी के दो मूल चरित्र हैं। पहला, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को खुद नहीं पता कि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। वो कहते हैं हाई कमांड से पूछूंगा, जो निर्देश आएगा उसको लागू करूंगा। और स्पष्ट हो जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक डमी अध्यक्ष हैं, जो नकली गांधी परिवार के रिमोट कंट्रोल से ही चलते हैं। और दूसरा मूल चरित्र है कंफ्यूज्ड कांग्रेस। एक नेता कुछ कहता है, दूसरा नेता उसका खंडन करता है, तीसरा कहता है दोनों गलत हैं। और ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो बहुत जल्दी केवल इतिहास के पन्नों में पढ़ी जाएगी। देश हित में अब इसका कोई ना योगदान है और ये केवल अपने अंतर विरोध से खत्म होने की कगार पे हैं। धन्यवाद।